हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोप्रेप। आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, हम ये डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि वॉल्स ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल की हम वॉल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि सेल के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये लेक्चर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें बायोप्रेप को। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, सेल की डिस्कवरी कैसे होती है। सेल की डिस्कवरी होती है कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, आगे हम बताएंगे उनके बारे में कि एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी लैब में क्या किया, एक कॉर्क होता है, कॉर्क को अगर आप समझते हो तो कॉर्क इस तरह से कॉर्क दिखता है। एक मिनट में ये ले लेता हूँ। कॉर्क इस तरह की से दिखाई देता है। और कॉर्क होता क्या है, कॉर्क इस तरह से दिखाई देता है, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। कॉर्क क्या होता है, एक बार्क होता है ना, ट्री का बार्क, उससे मिलता है ये कॉर्क, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एक ट्री के बार्क को लिया और उन्होंने अपनी लैब में देखा। अब चूंकि इनके पास अपना खुद का माइक्रोस्कोप था, उस टाइम पर माइक्रोस्कोप हुआ नहीं करते थे जिस टाइम पर इन्होंने अपनी ये डिस्कवरी स्टार्ट करी थी। तो उस टाइम पर इन्होंने देखा कि जो जो कॉर्क है, उस कॉर्क में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। कॉर्क में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, और ये जो टाइम था वो 1665 का टाइम था। और ये इन्होंने देखा अपने खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप से, इन्होंने देखा कि जो सेल, सॉरी, ये जो कॉर्क है, कॉर्क के अंदर कुछ एक लिटिल कंपार्टमेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, कुछ हनीकॉम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हनीकॉम के जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसको इन्होंने सेल कहा, ठीक है। मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, इसको उन्होंने सेल का नाम दिया। और इनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी की किसने, सेल को किसने खोजा था, तो वो रॉबर्ट हुक है, ठीक है। और ईयर कौन सी थी, 1665। ओके, रॉबर्ट हुक ने इन जो लिटिल बॉक्सेस हैं या जो टाइनी बॉक्सेस हैं, इनको इन्होंने लिटिल रूम बोला था, ठीक है। कॉर्क के बारे में आपको पता होगा कि जो बॉटल्स होती हैं, जो सेंट जो बेचते हैं ना दुकानों में कोई, तो वो अपनी बॉटल्स पर इस तरह का एक ढक्कन लगाए हुए होते हैं, उसको कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्क है, इसकी इस वाली स्लाइस को यहाँ से एक टुकड़ा कर लिया और इसको यहाँ से काट के इन्होंने देखा था। बात करेंगे आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि सेल को हम साइटो बोलते हैं, और स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर हम बात करें तो वो रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने एक डेड सेल को खोजा था, जैसे कि अभी हमने देखा था कि डेड सेल को इन्होंने कॉर्क की स्लाइस से खोजा था, जिनको उन्होंने लिटिल रूम नाम दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, कि उन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। और अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कि इस दुनिया में सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो माइकोप्लाज्मा है। ये इस तरह से कुछ दिखाई देती है, ठीक है। इस तरह से आपकी माइकोप्लाज्मा दिखाई देती है। बात करेंगे लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल आपको पता है ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, या एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन जो होता है वो स्पर्म होता है। जैसे कि ये देखिए, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलने वाली सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है। और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ह्यूमन एग होता है। ये देखिए, ये ह्यूमन एग है। और अगर हम बात करें कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो वो न्यूरॉन होता है। आगे हम बात करेंगे, आपको पता ही होगा न्यूरॉन क्या होते हैं। और फास्टेस्ट डिवीजन जिस सेल में होता है वो होती है लिवर सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ऐसी कौन सी सेल है जिसमें सबसे ज्यादा डिवीजन होता है, तो वो लिवर सेल होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या होता है। देखिए, दो तरह के वर्ल्ड होते हैं। एक तो जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, एक वो वर्ल्ड होता है, और एक वो होता है जो हम आंखों पर कुछ लगा लें तो दिखाई देता है। जैसे कि माइक्रोस्कोप को ले लीजिए, माइक्रोस्कोप में हम कुछ रखते हैं तो उसकी हमें डीप नॉलेज हो जाती है, कि उसमें दिखाई दे जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो कि हम अपनी जो नंगी आंखें हैं नेक्ड आई से उनसे नहीं देख सकते।
तो जैसे ही जो मैग्नीफाइंग लेंसेज है उनका जो विकास होना स्टार्ट हुआ, मैग्नीफाइंग लेंसेज की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई या डिस्कवरी हुई, इसके बाद ही एक वर्ल्ड का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से हम ये जानकारी जुटा पाए कि एक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिंगल सेल और मल्टी सेल क्या होता है। देखिए समझ लीजिए, सिंगल सेल क्या होता है कि सिंगल सेल में एक ही सेल होता है, एक कोई सेल होगा उसी के अंदर वो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। आप ये समझ लीजिए कि एक सिंगल सेल है वो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके अलावा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम हो गए या कोई पेड़ पौधा पशु पक्षी जो भी हो गए वो हो गए सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल, माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद हम ये पता लगा पाए कि एक सिंगल सेल भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, कुछ एल्गीज हो गई, ये सब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या जो सेल्स होती हैं, क्या सभी सेल्स सेम शेप की होती हैं या सेम साइज की होती हैं, है ना। तो देखिए, जो सेल होती है ना उनके शेप और साइज वेरी करते हैं, कि अब किस बेस पे वेरी करते हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं या किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, वो उनके जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं, तो उनका शेप हमें डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो हमेशा शेप को चेंज करते रहते हैं। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे कि न्यूरॉन सेल, उनकी सेल्स सॉरी उनमें जो न्यूरॉन सेल्स होती है वो कभी भी शेप को चेंज नहीं करती, उनमें जो शेप होता है वो एकदम फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स सेल, फिक्स शेप होता है उनमें। ठीक है, अब बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। देखो सेल थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, सेल थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, 1665 में डिस्कवर किया था। इसके बाद अच्छा हाँ, इन्होंने डिस्कवर कैसे किया था, तो इनका खुद का एक माइक्रोस्कोप था। ठीक है, और कॉर्क की स्लाइसेस इन्होंने डिस्कवर किया था। बात करेंगे लीवेनहॉक। ठीक है, अब इनके पास जो रॉबर्ट हुक के पास जो माइक्रोस्कोप था वो खुद का बना हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर 1674 में आते आते ये माइक्रोस्कोप और इम्प्रूव होते गए, इम्प्रूव होते ही गए। तो फिर इन्होंने एक सेल को देखा जो कि एक वाटर से इन्होंने वाटर को लिया, वाटर को उस माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उन्होंने देखा कि मैं देखता हूँ इसमें क्या मुझे मिलता है। तो उन्होंने देखा तो उसमें कुछ लिविंग सेल्स उन्हें दिखाई दी, फ्री लिविंग सेल उन्हें दिखाई दी। बात करेंगे आगे क्या होती है फ्री लिविंग सेल। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, फ्री लिविंग सेल्स को देखा, यानी कि ये लिविंग सेल थी, ये डेड सेल नहीं थी। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो हैं उन्होंने न्यूक्लियस को खोज लिया, ऐसे ही करते करते। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या बोला कि पुरकिंजे ने भी देखा अपने माइक्रोस्कोप से, देखो कि लिविंग सेल उन्होंने खोज ली भाई, न्यूक्लियस भी खोज लिया। तो पुरकिंजे है, उन्होंने एक जेली लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दिया था, तो वो पुरकिंजे ने दिया था। ईयर आपको याद रखनी है। बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी क्या होती है, देखो दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, दोनों ने अपने अपने काम को किया। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने अपना जो भी वर्क था उन्होंने पूरा वर्क किया और उन्होंने बताया, सेल पर ही वो काम कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि जो सारे के सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एनिमल नहीं है, ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसमें कि सेल ना हो। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब प्लांट और या एनिमल ले लो, सब सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर सेल से मिलकर बने होते हैं तो सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म निकल के आई कि सेल इज दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसको यूनिट क्यों कह रहे हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको यूनिट क्यों कह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो सेल थ्योरी है वह यह नहीं बता पाई कि जो सेल होती है वो आखिरकार आती कहाँ से हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं, हमने मान लिया,
लेकिन ये सेल आती कहाँ से है? तो फिर सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया गया और फिर एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो, 1855 में। तो इन्होंने बताया कि सेल जो होती हैं वो आती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले से जो सेल होती हैं उन्हीं से डिवाइड होकर या किसी भी तरह से, अब आगे चर्चा करेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा था। तो एक चीज निकल कर आती है, एक बात निकल कर आती है कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। ठीक है, इसके बाद फिर जो माइक्रोस्कोप था वो और डेवलप हुआ। ठीक है, डेवलप होने के बाद हमने देखा कि सेल के, फिर जो सेल को हमने जब डिस्कवर किया तो सेल के फिर हमने अंदर देखने की कोशिश की। सेल के हमने अंदर देखा तो हमने देखा कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर काम भी करते हैं। ये देखो, ये सेल के अंदर जो ये एक सेल है और इसके अंदर ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी हो गई, राइबोसोम हो गया। ठीक है, और ये न्यूक्लियस हो गया। इस तरह के कुछ कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स हमने सेल के अंदर देखना शुरू कर दिए कि भाई सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनके काम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या काम करता है सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखनी है हमें यहाँ पर कि जो स्लाइडेन थे वो प्लांट पर काम कर रहे थे। ठीक है, और शॉन थे वो एनिमल्स पर काम कर रहे थे। ठीक है, फिर दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और दोनों ने मिलाकर एक टर्म दी। ठीक है, या एक बात कही जिसको हमने सेल थ्योरी बोला। फिर विर्चो आए, विर्चो ने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो सेल है, ठीक है, ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात ये करनी है कि लिविंग जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो फंक्शंस को कैसे करती हैं। अभी हमने बोला कि भी लिविंग सेल, अगर हम एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को लें तो वो जिंदा रह सकता है। कैसे रह सकता है? अब वो तो एक ही सेल है, तो एक सेल है, इसका मतलब है कि सेल के अंदर कुछ काम चल रहा होगा। तो सेल के अंदर काम चल रहा होगा, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेल के अंदर कैसे काम करती है, सेल कैसे काम करती है, सेल के अंदर कैसे काम चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, दो चीजें होती हैं। एक चीज तो ये होती है कि सिंगल सेल को अगर आप ले लो तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, लेकिन अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले लो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स एग्रीगेट होकर एक सर्टेन फंक्शन करने लगती हैं। जैसे कि हमारे अंदर अगर हम बात करें तो डाइजेशन को लेकर, डाइजेशन में क्या होता है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स मिलकर एक प्रॉपर फंक्शन करती हैं जो कि डाइजेशन, मान लो डाइजेशन को करती हैं। तो उसमें कुछ सेल्स जो होती हैं वो कुछ जूसेस को सिक्रेट करती हैं, कुछ एसिड सिक्रेट करती हैं। तो ये बेसिकली काम आता है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं, जो भी फूड हम अंदर ले रहे हैं, उसका डाइजेशन करने के लिए ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल में काम को लेकर ना डिवीजन हो जाता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पर, दी ह्यूमन बॉडी है हार्ट टू पंप ब्लड। हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करने के लिए बना है, और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ ब्लड को पंप करेगा। और स्टमक है वो डाइजेशन करेगा, है ना, फूड का डाइजेशन करेगा। तो अब एक चीज और निकल कर आती है, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को हमने देखा था, तो माइक्रोस्कोप से हमने क्या देखा था कि जो सेल होती हैं, कौन सी, सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। ये तो बहुत अलग बात है कि भाई सिंगल सेल में कैसे डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है, जबकि मल्टी सेलुलर में हो सकता है, सिंगल सेलुलर में कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या उनकी जो सेल्स होती हैं वो भी स्पेसिफिक फंक्शन को करती हैं। ठीक है, और उनमें स्पेसिफिक फंक्शन को कौन करता है, सेल ऑर्गेनल्स। जैसे कि किसी ऑर्गेनल्स का काम कुछ हो सकता है, किसी और ऑर्गेनल्स का काम कुछ और हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। और वो ऑर्गेनल्स के जो काम है वो क्या होते हैं, मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन दी सेल, सेल में कुछ नए नए मटेरियल्स को बनाना है, या फिर कुछ मटेरियल्स जो वेस्ट हो चुके हैं सेल के अंदर उनको बाहर निकालना है,
कोई सेल के अंदर कोई आना चाहता है, कोई मटेरियल है या फिर कोई कंपोनेंट है वो आना चाहता है, कंपोनेंट तो नहीं कहेंगे, मटेरियल कहेंगे, कि कोई मटेरियल है वो सेल के अंदर आना चाहता है, तो उसको एंट्री और एग्जिट करने का भी काम सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल सेल भी अलग अलग काम कर सकती है, यानी कि सिंगल सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। दैट्स वाई जो सिंगल सेल है वो लिविंग होती है, या सिंगल सेल भी जिंदा रह सकती है। ठीक है, अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां से निकल के आती है कि सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स, कि जितनी भी सेल्स हैं, चाहे आप सिंगल सेलुलर को ले लो, चाहे आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले लो, जितनी भी सेल्स हैं सब में जो सेलुलर जो ऑर्गेनल्स होते हैं या सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। अगर न्यूक्लियस है तो उसमें भी न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सब में जो अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं या अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेम होते हैं। लेकिन क्या बात यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है कि सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर एक होने के बावजूद भी सब अलग अलग काम करती हैं। कैसे, इसका हम जवाब जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बायोप्रेप के नाम से है, और अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि कुछ बेसिक क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ठीक है, तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, है ना। चलिए, थैंक यू।